Good morning. This is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor of Political Science, MLT College, सहरसा, BN मंडल यूनिवर्सिटी, मधेपुरा, बिहार। आज हम लोग एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल थियोरी के अंतर्गत हम लोग इन्वायरमेंटलिज्म की बात करेंगे। इन्वायरमेंटलिज्म, जिसे हम हिंदी में पर्यावरणवाद भी कहते हैं, पर्यावरणवाद, इन्वायरमेंटलिज्म। इन्वायरमेंटलिज्म और इससे एक और जुड़ा हुआ शब्द है जिसे हम कई बार इकोलॉजिज्म भी कहते हैं। इकोलॉजिज्म अर्थात पारितंत्रवाद आप कह सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा इन्वायरमेंटलिज्म से एक ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है इकोलॉजिज्म, जो कहीं ना कहीं न केवल ह्यूमन और उसके नेचुरल सोशल इन्वायरमेंट बल्कि ये पूरी प्रकृति की बात करता है। इकोलॉजी, जैसा कि हमने साइंस में ही पढ़ा है, इकोलॉजी जो बायोस्फीयर है, एक जीव तंत्र जो पूरा है, जिसमें कि वायुतंत्र, जल तंत्र, सामाजिक तंत्र, ये सभी जुड़े हुए हैं आपस में। और इसका मानना यह है कि ये सभी जो पूरा पारितंत्र है अपने आप में एक होल है, और कहीं भी छेड़खानी जो है, इसके बीच एक इम्बैलेंस होगा तो पूरा इको तंत्र जो है वो हिल जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो पूरा ह्यूमन हैबिटेट है, जो पूरा जो पूरा तंत्र है एक, उसको हमें एक समेकित रूप से देखने की बात है। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंटलिज्म की बात करें तो इन्वायरमेंटलिज्म एक ज़्यादा नया शब्द है जो कि मनुष्य और उसके पर्यावरण की बात करता है। और मुख्यतः जो मनुष्य के मानव के जो इफ़ेक्ट से पर्यावरण पर जो असर पड़ा है, जो बुरा असर पड़ा है, उस बुरे असर को कैसे हम वापस ठीक करें, ये उस सेंस में जो बात जब की जाती है उसे इन्वायरमेंटलिज्म ज़्यादा कहते हैं। और यह कहीं ना कहीं जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो जब हम चर्चा करते हैं तो इन्वायरमेंटलिज्म की चर्चा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लेकिन कहीं ना कहीं एक नैरो सोच है जो कि पूरे पारितंत्र या पूरे पृथ्वी की बात नहीं करता है। ये केवल मानव और उसके द्वारा जो निकट पर्यावरण है उसको द्वारा पहुंचाई गई क्षति और उसको वापस कैसे हम ठीक करें, इसकी पूरी राजनीति की चर्चा करता है। तो कहीं ना कहीं जब हम पर्यावरणवाद की बात कहते हैं तो ये 1950-60s के बाद जो यह चर्चा चली कि मानव ने जिस पर्यावरण को जो हानि पहुंचाई है उससे वो कैसे ठीक करे या कैसे पुनर्स्थापित करे, ये वो सारी चर्चाएँ हैं जिसके पीछे कई तरह की वेस्टेड इंटरेस्ट, आपकी जो मान्यताएं हैं, क्षुद्र इंटरेस्ट हैं, जो आप जिसको फ़ायदा अचीव करना चाहते हैं, उसके पीछे की क्या राजनीति है, ये उन चर्चाओं से ज़्यादा जुड़ी हुई है, राइट। लेकिन इकोलॉजिज्म जो है, इस अर्थ में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हम इसके पीछे एक जो गैप है, इसे हम डीप इकोलॉजिज्म और सैलो इकोलॉजिज्म के रूप में हम अलग कर सकते हैं। डीप इकोलॉजिज्म जो है पूरी इकोलॉजी की बात करते हैं और इकोतंत्र की बात करते हैं और मानव को उसका केवल एक छोटा सा कंपोनेंट मानते हैं, और उस पूरे इकोलॉजी में कहीं भी छेड़छाड़ करने को मना करते हैं और मानव को अपना जीवन उस नेचुरल तंत्र के साथ व्यतीत करने की बात करते हैं। लेकिन सैलो इकोलॉजिज्म जो है वो कहीं ना कहीं ये बात करता है कि वो इन्वायरमेंट को नैरो सेंस में लेता है और इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको कैसे रिस्टोर करें उसकी बात करता है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मानव जो है सो नेचर का एक महत्वपूर्ण, न केवल महत्वपूर्ण बल्कि सबसे ज़्यादा मुख्य किरदार है, और वह नेचर में छेड़छाड़ कर सकता है और उसमें चेंजेस ला सकता है, उसे उसने ख़राब किया उसे ठीक भी कर सकता है। तो इसके पीछे ये पूरी चर्चा और कहीं ना कहीं जो ग्रीन पॉलिटिक्स जो उभर कर आई है, जो हम कहते हैं हरित राजनीति, ये इस चर्चाओं से जुड़ी हुई है। इसके बारे में हम लोग डीप आगे बातचीत करेंगे। तो डीप और सैलो इकोलॉजिज्म आप समझ गए होंगे। तो डीप इकोलॉजिज्म आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोलॉजिज्म की बात कर रहे हैं, स्ट्रांगली पर्यावरण के प्रति उनका जो नज़रिया है वो ज़्यादा मोरल स्ट्रॉन्ग है, और वो एक आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं, काफ़ी रेडिकल है। जबकि इन्वायरमेंटलिज्म कहीं ना कहीं आप बात कर सकते हैं कि वो एक ज़्यादा इंक्रीमेंटल चेंजेस की बात कर रहा है, इंक्रीमेंटली उसे ठीक करने की बात कर रहा है, और वो आधुनिक जो चर्चाएं हैं, आधुनिक राजनीति है, उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, राइट, अलग अलग नहीं है। एक होल एक ज़्यादा बड़े पैमाने पर बात करता है, एक ज़्यादा नैरोअर पैमाने पे, एक ज़्यादा संकीर्ण पैमाने में बात कर रहा है, बस इतना ही का अंतर है। देखिए, पर्यावरण और मानव के बीच जो संबंध है, इसे हम
इसे हम मानव की उस सोच के साथ समझ सकते हैं जो कि पर्यावरण और मानव के संबंधों को डिफाइन करता है, राइट। एक सोच जिसे हम कहते हैं आप कह सकते हैं जो इकोलॉजिकल सोच है, जो आप कह सकते हैं पर्यावरणवादी सोच है, यह मानता है कि यह पारितंत्रवादी जो सोच है, प्राकृतिक सोच है, वो ये मानता है कि प्रकृति जो है प्रकृति अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, व्यक्ति, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो सभी उसके अलग अलग कंपोनेंट हैं। ह्यूमन, अदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स, फिश, अलग अलग जो कैटेगरी ऑफ जीवन है और जो नॉन लिविंग थिंग है वो सारे ही मिलकर एक पार्ट बनाते हैं। जैसे वाटर है, लैंड है, ये सब मिलकर एक पार्ट बनाते हैं और उसमें कहीं भी छेड़छाड़ जो है और मानव को अपना जीवन जो है सो इसके साथ बिताना है। मानव भी उसका एक छोटा सा पार्ट है, कंपोनेंट है, उसका मास्टर नहीं है, राइट। और मानव को अपना जीवन जो है उसके साथ ही बिताना चाहिए और इस प्राकृतिक जो नियम, प्राकृतिक जो एक जो होल है उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, राइट, कपड़े नहीं करने चाहिए। यानी यहाँ मानव कहीं ना कहीं प्रकृति का सबसर्विएंट है, सबऑर्डिनेट है और होल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी पार्टिकुलर अंग से। पूरे शरीर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाथ, उंगली, पैर, इन सब चीज़ों से, राइट। तो पूरे होल की बात की जानी चाहिए। एक दूसरी सोच है जिसे हम कई बार मैकेनिकल सोच भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल सोच भी कहते हैं, जो कि न्यूटोनियन थिंकिंग भी कहते हैं। इसका ये मानना है कि मानव और प्रकृति के बीच एक गैप है। मानव अपने सेंसेस, अपनी समझ, अपनी रीजनिंग, अपने साइंटिफिक समझ की एबिलिटी से उस प्रकृति को समझ सकता है। एक अबूझ पहेली नहीं है प्रकृति। जैसे कि बाढ़, तूफान, बिजली चमकना, इन सारी प्रकृतिक घटनाओं को हम समझ सकते हैं और उसे अपनी ज़रूरत के अनुसार उसमें चेंजेस ला करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सोच है जहाँ ये मानव को एक सुपरिटी प्रदान करता है और नेचर को उसका सबसर्विएंट बना देता है और नेचर को केवल एक रिसोर्स के रूप में देखता है, मटेरियल के रूप में देखता है, जिसका इस्तेमाल मानव अपनी प्रगति के लिए कर सकता है। इस दूसरी सोच ने एक्चुअली आधुनिक समाजों की स्थापना के साथ इस दूसरी सोच ने जब ज़्यादा प्राइमेसी प्राप्त की, ज़्यादा इसको जब प्रमुखता प्रदान की गई न्यूटोनियन सोच को, तब जाकर कहीं ना कहीं मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध था, जो पहले एक जो संबंध था वो नेचुरल संबंध, जो व्यवस्थित संबंध था, वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया और मानव ने प्रकृति को अपना गुलाम समझना शुरू कर दिया, प्रकृति को रिसोर्स समझना शुरू किया और प्रकृति को ज़्यादा छेड़छाड़ करके, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके खुद के विकास की बात की जाने लगी। और इसका परिणाम ये था एक बड़े ही पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन। मानव अपने विकास के लिए एक लेविशनेस लाइफ को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के संसाधनों का ज़बरदस्त दोहन किया गया और आज जैसे आप फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनका इस्तेमाल करके मानव अपनी प्रगति के लिए आगे बढ़ा। वस्तुओं का निर्माण, पहले जहां हम बैलगाड़ियाँ पैदल चलते थे, आज एरोप्लेन्स हैं, बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशंस के साधन हैं। तो मानव का विकास एक बड़े ही उच्च स्तर पर पहुँच गया, लेकिन इसका असर क्या हुआ है, प्रकृति को काफ़ी क्षति पहुँची है। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये रिन्यूएबल नहीं है, एक बार हो गए तो ख़त्म हो सकते हैं और पश्चिमी देशों में, ज़्यादातर देशों में अब इन फ्यूल्स की कमी हो गई है और ये ख़त्म हो रहे हैं वहाँ। तो कहीं ना कहीं लेकिन मानव अपने उस, अगर विकसित देश अपने उस लेवल को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे रिसोर्सेज की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर वो अन्य देशों में शेप कर रहे हैं, वहाँ से रिसोर्सेज को प्राप्त कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल अपने लेविशनेस लाइफ्स को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटलिज्म इसके दौरान, इस पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान हमने प्रकृति को काफ़ी क्षति पहुँचाई। जैसे कि आपने ग्रीन होल का नाम सुना होगा, आपने आजकल ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा चर्चा में है, जिससे प्रकृति का तापमान बढ़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग के बाद से, जिससे कि पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ सकती है। बर्फ़ के पिघलने से जल स्तर बढ़ेगा और बहुत सारे इलाके डूब जाएंगे, राइट। तो ये सारी समस्याएं जब आने लगी 1960-70s में जाकर के पर्यावरणवाद की चर्चा शुरू हुई, राइट। तो कहीं ना कहीं जो सोच है, मैकेनिस्टिक सोच है, न्यूटोनियन सोच है, वो इसके पीछे जिम्मेदार है, जो कि मानव को मास्टर और प्रकृति को उसका सर्विएंट घोषित करता है। और ये जो है सो और क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। 1962 में राचेल कार्सन ने किताब लिखी द साइलेंट स्प्रिंग, राइट, द साइलेंट स्प्रिंग। यूएसए में स्प्रिंग का सीजन आपको पता ही है, स्प्रिंग यानी बसंत का सीजन। इसमें फसलें लहलहाती हैं, पक्षियाँ की कोलाहल सुनाई देती है, खासकर कोयल की गूंज बहुत सुनाई देती है। ये साइलेंट स्प्रिंग जो है ये इसी चर्चा के बारे में है। लेखक का ये मानना है कि पहले जहाँ बसंत के दिनों में जब फसलें लहलहाती थी तो बहुत सारे पक्षी कोलाहल करते थे, उन्हें सुनाई देता था, लेकिन आजकल ये बसंत जो आता है वो साइलेंटली आ जाता है, पक्षियों की
चहचहाहट सुनाई नहीं दे रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया है। एक्चुअली उस समय उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का छिड़काव किया जाता था, जिसके कारण जब उस केमिकल्स को खाकर केमिकल्स के कारण कीड़े मर जाते थे, तो कीड़ों को पक्षियाँ खाते थे। तो ये जो पूरा एक दुष्चक्र, ऐसे केमिकल पक्षियों के अंदर गए और पक्षियों के बड़े पैमाने पे मरे, तो इसके कारण ये पूरा एक दुष्चक्र पहाड़ी तंत्र में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एक पॉल्यूशन फैल गया और पक्षियों मरने लगे, और ये पक्षियों की कोलाहल जो सुनाई नहीं दे रही थी, तो उसे साइलेंट स्प्रिंग कहा है उन्होंने। इसने ये चर्चा शुरू की। इसके बाद से कई स्कॉलर्स ने बात की, जैसे हैरीमन्स ने हाउ टू बी ए सर्वाइवर एक किताब लिखी, गोल्डस्मिथ ने ब्लूप्रिंट ऑफ सर्वाइवल किताब लिखी 1972 में। यूएन ने भी अपनी एक ओनली वन अर्थ 1972 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये बात की गई कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रकृति को क्षति पहुंचा रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है और हमारे सर्वाइवल के लिए मुश्किल क्रिएट कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण। इसी समय क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई, जिन्होंने पर्यावरण के बारे में अपनी पर्यावरण को उसके संरक्षण की बातचीत आरंभ की, जिसे हम द लिमिट्स टू ग्रोथ 1972, ग्रोथ पर जो विकास का जो लिमिट है वो क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा की उन्होंने, और पर्यावरणवाद को स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद बहुत सारे एनजीओज़ भी बने, जैसे ग्रीन पीस, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, और कई सारी ग्रीन पार्टियाँ भी बनी, अर्थात जो प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण राज्य को ध्यान देना चाहिए, केवल विकास ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इन मुद्दों को आगे बढ़ाया। ग्रीन पार्टीज़, जर्मनी में खासकर सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ, ग्रीन पार्टीज़, हरित पार्टियाँ बनी, और आज भी इसके लिए सभी देशों में ग्रीन पार्टियाँ हैं। जो पर्यावरणवाद है, इसका मुख्य मुद्दा ये है कि जो इकोलॉजी है उसको रिस्टोर करना है। कैसे करना है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप होलिज़म, एक कॉन्सेप्ट है होलिज़म, HOLISM, होलिज़म यानी आप कह सकते हैं एक समष्टि में चीज़ों को हॉलिस्टिकली देखना। आप कंपोनेंट के रूप में ना देखें, व्यक्ति को कंपोनेंट ना माने, बल्कि प्रकृति का पूरा होल स्ट्रक्चर, उस पर ध्यान दें। आप केवल मनुष्य पे ध्यान नहीं दें। तो कहीं ना कहीं जो दो चर्चाएं मैंने की पहले, वो कहीं ना कहीं जो दूसरी चर्चा है न्यूटन सोच है, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है। एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी मानव केंद्रित सोच। तो इस मानव केंद्रित सोच है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा और प्रकृति केंद्रित सोच बनानी पड़ेगी हमें, राइट। तभी जाकर जो प्रकृति और मानव के बीच एक ज़्यादा एक बैलेंस रिलेशन बन पाएगा। इसके लिए एक तीसरा आइडिया है जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ये बताता है कि मानव और प्रकृति के बीच एक सस्टेनेबल रिलेशन होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आप उतना ही हमारे पास जो भी वस्तु उपलब्ध है उसका हम ऑप्टिमम इस्तेमाल करें और कुछ भविष्य के लिए भी बचा करके रखें। तो मानव संपोषित विकास या जो सहकारिता का सिद्धांत है, मानव प्रकृति के बीच जो बैलेंस है उसको हम मेंटेन रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो जुड़ा है वह जो इससे जुड़ा हुआ विचार है वो है पर्यावरणवाद के तहत जो विचार आता है। तो सस्टेनेबिलिटी के तहत हमें EF सुमाकर ने किताब लिखी थी, जिसे कहते हैं स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उन्होंने बताया कैसे लोग महत्वपूर्ण हैं, केवल विकास इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के लिए विकास किया जा रहा है, लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरणवाद खास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के खिलाफ बैक टू नेचर, बैक टू विलेज को कैसे रिस्टोर करें, ये सारी चर्चाओं से जुड़ा रहा है। तो इन्वायरमेंटल इथिक्स की चर्चा भी इसके तहत आती है, अर्थात प्रकृति से हम कितना लें, हमारा क्या मोरल ऑब्लिगेशन है। इन्वायरमेंटल इथिक्स ये है कि जो वस्तुएं प्रकृति में उपलब्ध है वो केवल हमारे अपने जनरेशन के खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा करके रखें। ठीक है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ये एक ट्रस्ट के समान है, जो प्रकृति की उपलब्ध चीज़ें हैं जिसे हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखनी चाहिए। इसके अलावा एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है, जो कि ये बताता है कि ग्रोथ और जो हमारा विकास है उसका एक लिमिट होना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये डीप इकोलॉजिस्ट की बात को, चर्चा को आगे बढ़ाता है। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा जो यहाँ मुद्दा है वो महत्वपूर्ण ये है, वो जो प्रकृति और जो पॉलिटिक्स, राजनीति के साथ जुड़ी हुई चर्चा है वो है। इस अर्थ में पर्यावरणवाद जो है, इसके तहत कई को समझने के लिए कई सारे अलग अलग स्कूल्स रहे हैं, अलग अलग विचारधाराएँ रही हैं, जैसे कि राइट विंग इकोलॉजिज्म है, इको सोशलिज्म है, इको एनार्किज्म है, इको फेमिनिज्म है। ये चार महत्वपूर्ण स्कूल्स रहे हैं जिन्होंने इन्वायरमेंटलिज्म को समझने का प्रयास किया है। ऐसा माना जाता है कि पहले राइट विंग जो दक्षिणपंथी लोग हैं, जो कि प्रकृति, नेचर को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, सभी धार्मिक मान्यताएं ये कहती हैं प्रकृति के साथ हमारा एक बैलेंस रिलेशन होना चाहिए। इन लोगों ने, जर्मनी में खासकर से जो लोग थे, उन लोगों ने ये चर्चा शुरू की कि इन्वायरमेंट को हमें सस्टेन करना है, बचाना है इकोलॉजी को।
तो ये कहीं ना कहीं डीप इकोलॉजिस्ट के सेंस में ज़्यादा बात करते थे। लेकिन इसका ज़्यादा एक इन्वायरमेंटलिज्म जो है ज़्यादा सॉफ्ट आप इकोलिज्म आप कह सकते हैं, एक सैलो इकोलिज्म, सॉफ्ट इकोलिज्म की चर्चा बाद में हुई। अ, अ, तो ये मुख्यतः लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो राइट विंग इकोलिज्म है वो डेवलपमेंट को चेक करने की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को उस हद तक ही रखने की बात करते हैं ताकि प्रकृति को हम ज़्यादा हानि ना पहुंचाएं, बल्कि ये इस हद तक कहते हैं कि हम कैसे लैंड और ब्लड का जो रिलेशन है उसको हम कैसे रिस्टोर करें, राइट। लेकिन फैक्ट ये है कि जर्मनी में भी अपने आप में एक बहुत कम समय में एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बना और इन चर्चाओं को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। अगर हम इको सोशलिज़म की बात करें तो कहीं ना कहीं इको सोशलिज़म ये मानता है कि जो ये सारी समस्या है वो कैपिटलिज्म के कारण है। कैपिटलिज्म में व्यक्तिक कंट्रोल है और व्यक्ति अपने मुनाफे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए प्रकृति का दोहन करता है, उससे हानि पहुंचाता है। जैसे ही सोशलिस्ट सोसाइटी आएगी तो ये समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इस सेंस में, आर्थिक विकास के सेंस में लिबरलिज्म और सोशलिज्म कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों ही प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण मानते हैं। और सोवियत कंट्रीज़ में भी आप देखें तो बड़े बड़े जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस आए, जैसे कि चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट की दुर्घटना हो या फिर ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए, जिससे पता चलता है कि उन्होंने भी प्रकृति के साथ संबंधों को एक महत्वपूर्ण नहीं माना, एक ज़्यादा महत्वपूर्ण आयाम प्रदान नहीं किया। इसीलिए जो ग्रीन पॉलिटिक्स करने वाले वो ज़्यादातर ये कहते हैं नो लेफ़्ट नो राइट ओनली फॉरवर्ड, राइट। न बाएं न दाएं, बल्कि हम आगे की तरफ देख रहे हैं। इसलिए ना ही आप इसे लेफ़्ट से एसोसिएट कर सकते हैं, ना राइट से एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। इको एनार्किज्म यानी जो प्राकृतिक अराजकतावाद है, ये एक ज़्यादा प्रकृति की सोच से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एनार्किस्ट भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि किसी भी तरह की जो सत्ता है, जो ऑर्गेनाइज्ड जो कंट्रोल है, उसको वो नहीं होना चाहिए। तो इस सेंस में कहीं ना कहीं एनार्किज्म म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रकृति से जुड़ जाता है, जो प्रकृति के साथ भी कोऑपरेशन की बात करता है। एनार्किस्ट और ख़ासकर जो लोग हैं वो एनार्किस्ट इससे ज़्यादा जुड़े रहे हैं। पीटर कॉम्टोकिन, एरिक फॉर्म, इन लोगों ने सोशल सोलिडारिटी और इकोलॉजिकल सोलिडारिटी की बात की है, जिसमें प्रकृति और मानव के बीच एक सहजीवन का संबंध होना चाहिए। लेकिन यही है, कहीं ना कहीं आप डीप इकोलॉजिज्म में रह सकते हैं। डीप इकोलॉजिज्म की बात जब भी हम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसे शायद व्यवहारिक जीवन में उतारने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जहाँ विकसित देशों के लिए मुश्किल है कि वो अपने उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वहीं विकासशील देशों के लिए विकसित देश एक मॉडल है जो उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस अर्थ में प्रकृति का दोहन बना रहेगा, राइट। तो हमें इसके एक बीच का रास्ता निकालना है कहीं ना कहीं। इको फेमिनिज़म इस मामले में सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण विचारधारा बन जाती है, जिसने प्रकृति के इन समस्याओं को ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से अध्ययन और इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनका ये मानना है कि जो पर्यावरण का दोहन है वो कहीं ना कहीं एक जो पैट्रियार्कल सोच उससे जुड़ा हुआ है। राज्य एक पैट्रियार्कल यानी जो पुरुष सत्तावादी सोच है वो राज्य है, और प्रकृति, पुरुष की सुपरियॉरिटी और प्रकृति का जो इन्फीरियरिटी है वो भी कहीं ना कहीं इस पुरुष सत्तावादी सोच का ही परिणाम है। महिलाएं का जो रेयरिंग, केयरिंग का जो नेचर है वो प्रकृति से आया है, और प्रकृति जिस तरह से महिलाओं को सबसर्वेंट माना जाता है, पुरुष एक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को का जो एक सबॉर्डिनेट पोजीशन है, वैसे ही वो प्रकृति को भी सबॉर्डिनेट मानते हैं, और इसी सोच ने प्रकृति को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई है। मैरी डेली एक महत्वपूर्ण इको फेमिनिस्ट हैं। अगर इंडिया में बात करें आप तो वंदना शिवा इको फेमिनिस्ट हैं। इको फेमिनिज़म की चर्चा उन्होंने आगे बढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है, फेमिनिज़म, इको फेमिनिज़म इसका मानना है कि जब तक आप ये जो आधुनिक राज्य और इसमें जो सामाजिक संबंध है पुरुष और महिलाओं के बीच, इसको अगर हम जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे, इस सोच को परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रकृति के प्रति मानव की सोच वो चेंज नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस सोच को हम चेंज करें। पैट्रियार्कल सोच जो है वो कल्चर जो कि समाज से उभर कर आता है, वो नेचर पे कल्चर की सुपरियरिटी स्थापित करता है, और जब तक ये सोच हावी रहेगी तब तक प्रकृति का भला नहीं हो सकता है। तो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन है या जेंडर इनइक्वालिटी, ये सारा जो है यही कल्चर का प्रोसेस है, ये सारा कल्चर का विषय है। यानी वुमेन क्या है वो नेचर के करीब है, पुरुष क्या है वो ज़्यादा कल्चर्ड है, और इस कल्चर ने उन्होंने कहीं ना कहीं बाकी सबको अपना खुद को मास्टर और बाकी को अपना स्लेव की तरह बना दिया है, सबसर्विएंट बना दिया है, उसके शोषण पर आधारित हो गया है। अब अगर हम 21st सेंचुरी में
इकोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं इकोलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, ये वो चर्चाएं हैं जो राज्य को अपनी नीति कानूनों में प्रकृति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने, प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण और इसकी चर्चा की जाती है। लेकिन आपको पता ही है ये चर्चाएं ज़्यादातर इस हद तक रहती हैं कि विकासशील देश ये देखते हैं कि हम कैसे न्यू टेक्नोलॉजी प्राप्त करें या पर्यावरण फ्रेंडली टेक्नोलॉजी प्राप्त करें, और उसके लिए हमें कैसे विकसित देश सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मानना है कि विकसित देशों ने अपने विकास के क्रम में प्रकृति का दोहन किया है, बल्कि हमारे भी रिसोर्सेज का, विकासशील देशों के रिसोर्सेज का स्रोत का उन्होंने दोहन करके अपने को विकसित किया है और उस लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं। और हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी से दूर करना है, इसलिए हमें विकास करना है। तो ये वही विशियस सर्किल है, हमें विकास करना है। विकसित होने के लिए आप मटेरियल्स का दोहन करेंगे तो प्रकृति का क्षति बनी रहेगी। तो ये सारी जिम्मेदारी विकासशील देश विकसित देशों पे डालते हैं। विकसित देश अपनी स्थिति को मेंटेन रखने के लिए विकासशील देशों को थोड़े बहुत छूटे दे करके अपना काम चला लेना चाहते हैं। चीन, भारत जैसे बड़े बड़े देश, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, अगर अपने विकास क्रम में उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं गलतियों को दोहराएंगे जो विकसित देशों ने किया है, तो फिर शायद प्रकृति का विनाश निश्चित है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी चर्चाओं से आप देखें, अमेरिका अलग हट गया है जो विश्व का सबसे बड़ा पोल्यूटर है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति मानव की जो सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरी चर्चा को समझने और उसे आगे बढ़ाने के लिए। 21वीं सदी में जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं पर्यावरणवादियों के लिए विषय है कि कैसे पर्यावरण को एक मुख्य मुद्दा बनाया जाए। हर नीति में कैसे पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाए। कहीं ना कहीं ये विकास के जो डिफरेंट मॉडल्स रहे हैं उसको भी क्वेश्चन करता है। लेकिन ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि किस हद तक हम प्रकृति के साथ जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत ये ज़रूरी है कि मानव, व्यक्ति और समाजों के बीच एक अपना एक सॉलिडेरिटी हो। हम राज्यों को इतना मजबूर करें, दबाव डालें कि हमें इतना विकास नहीं चाहिए, एक सर्टेन लेवल ऑफ विकास काफ़ी है। सबके का समान विकास और एक लेवल तक विकास जो है वही महत्वपूर्ण है, न कि एक लेविश लाइफ इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मुझे याद आ रहा है, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि देयर इज़ इन नेचर हैज़ इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड, बट इट हैज़ वेरी लिटिल टू फुलफिल एनीवन्स ग्रीड। यानी प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए बहुत है, लेकिन हमारे लालच को, हमारे लोलुपता को फुलफिल करने के लिए बहुत कम है। अभी जब कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि जब 2-3 महीने के लिए चारों तरफ लॉकडाउन था, सारी मानवीय गतिविधियाँ बंद थी, तो कैसे एक प्रकृति का एक नया रूप बिखर कर सामने आया। गंगा नदी का जल पूर्णतः स्वच्छ हो गया, नदियाँ अच्छी तरह फ्लो करने लगी। जानवर जो थे अपने हैबिटेट से बाहर आकर सड़कों पे घूम रहे हैं, उन्हें लगा ह्यूमन इंटरफेरेंस आप देखें कैसे कम होने से कैसे प्रकृति ने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि हमारा ओवर इंटरफेरेंस के कारण कहीं ना कहीं सारी समस्याएं ह्यूमन के ओवर इंटरफेरेंस के कारण हुई हैं। और ये पूरा न्यूटोनियन सोच है जो कि मानव को मास्टर, ह्यूमन को मास्टर और बाकी सभी जीवों और नॉन लिविंग थिंग्स को उसका स्लेव या केवल उसका रिसोर्स निर्धारित बनाती हैं। इस सोच ही इस सारी समस्या की जड़ है। हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा और एक ऐसा बैलेंस्ड लाइफ जीने का प्रयास करना होगा, नहीं तो पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ सकती है। और जब पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ जाएगी तो मानव ऑब्वियसली अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकता। हम आशा करते हैं हम अपने सोच में पर्यावरणवादी बने। हम भी छोटी छोटी चीज़ों को करके, हम ये केवल राज्य के ही बारे में न सोचें, हम भी छोटी छोटी चीज़ों को करके पर्यावरण को बहुत कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करना। आपको पता है प्लास्टिक्स के कारण कितने बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है, जीव मरते हैं। तो हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहले जूट के बैग्स ले जा सकते हैं बाज़ार जाने के। मुझे याद है बचपन में हम लोग ये थैले लेकर जाया करते थे बाज़ार, लेकिन आजकल खाली हाथ जाते हैं, पॉलीथीन में सामान लेकर आ जाते हैं। इसके अलावा दीपावली पे पटाखे नहीं जलाना, कम पॉल्यूशन करना, ये बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे प्रयास जिनके द्वारा हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑर्गेनिक रूप से फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा रासायनिक छिड़कावों पे, कीटनाशकों पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि पहले हम गोबर और पशुओं के डंग से जो गोबर से जो खाद बनता था उसका इस्तेमाल करते थे। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम ये सब कर सकते हैं। अनावश्यक बिजली को बर्बाद न करें, उतना ही इस्तेमाल कर जितना हमें ज़रूरत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपना करके हम पर्यावरण को काफ़ी कुछ सहयोग पहुंचा सकते हैं और अपना जीवन एक पर्यावरणवादी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे आशा है आपको पर्यावरण के बारे में समझ बनी होगी। आप इसमें कोई भी किताब पढ़ सकते हैं जो पर्यावरण की बात करता है। इससे आप आधुनिक भारत में चर्चा उससे भी जोड़ सकते हैं। भारत में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने राजेंद्र सिंह का नाम सुना होगा राजस्थान में, जिन्होंने पानी पंचायत की स्थापना की है। बिहार तो अक्सर जल और सूखा दोनों से ही जूझता रहता है, अभी भी हम जल से जूझ रहे हैं, बाढ़ से।
तो हम कैसे नदियों के साथ एक एक अपना लय बनाएं, ना कि नदियों के फ्लो को हम रोकें। ये सोच जो है, उसके सोच को हम नियंत्रित कर लेंगे नदी को, ये पॉसिबल नहीं है। हमें उसके साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और कैसे करेंगे ये हमें सीखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।